नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका। हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे हैं सीएम सैनी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम सैनी का किया है स्वागत और नई अनाज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम सैनी। सीएम सैनी ने निकाय चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, कार्यकर्ताओं को परचम लहराने का मंत्र दे दिया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, नए अनाज कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं और इसके साथ साथ देखिए निकाय चुनाव होने हैं तो उसका बिगुल फूंक दिया गया है। हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम सैनी का स्वागत किया है। नए अनाज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री सैनी और सीएम सैनी ने निकाय चुनाव का बिगुल फूंका है। कार्यकर्ताओं को परचम लहराने का मंत्र भी उनके द्वारा दिया गया है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नायब सिंह सैनी ने कमान संभाली है एक बार फिर से और इसके बाद अब यहाँ पर जो अगली चुनौती है वो है निकाय चुनाव की। स्थानीय निकाय के चुनाव 2 मार्च को पोलिंग होगा और कल ही भारतीय जनता पार्टी हमारे सीनियर लीडरशिप ने लिस्ट जारी की है। मैं सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस ट्रिपल इंजन की सरकार के अंदर मजबूती से उसको खिलाने का काम करें, चुनने का काम करें, नीचे का भी विकास कर सके, ग्राउंड जीरो लेवल का विकास भी कर सके, क्योंकि ये सरकार उसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देगी और हम मिलकर के आदरणीय मोदी जी के साथ और हमारी हरियाणा सरकार और नीचे की ये जो छोटी सरकार है, तीनों मिलकर के मजबूती से हम काम निकाय चुनाव। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ वीना अरोड़ा जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। वीना, अब अगली चुनौती हरियाणा में निकाय चुनाव की है जिसका बिगुल फूंक दिया गया है। वीना, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? बिल्कुल, आज सीएम सैनी जिस तरह से हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे हैं उनका स्वागत हुआ है और साथ साथ जैसे कि हम देख रहे हैं निकाय चुनाव अगली चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल मोनिका, मैं बताना चाहूंगी कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं लगातार उनका जो निकाय चुनावों को लेकर जो दौरा है हरियाणा के सभी जिलों में चल रहा है। इससे पहले वो हिसार में थे, लेकिन अभी यहाँ थोड़ी देर पहले वो यमुनानगर में पहुंचे हैं, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया और भारी मात्रा में जनता है वो भी यहाँ पर मौजूद थी। उनके साथ यहाँ पर जो कांग्रेस में 3 बार विधायक भी रह चुके, नल्लम में विधायक रह चुके, आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। उनके साथ मोहनलाल बडोली भी यहाँ पर मंच पर मौजूद रहे। यहाँ से कृषि मंत्री हरियाणा के जो है श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा के कई बड़े जो नेता थे वो यहाँ मंच पर मौजूद है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेयर की प्रत्याशी है सुमर बैगनी, वो भी यहाँ मंच पर मौजूद है और उसके अलावा जो 12 प्रत्याशी जो है भाजपा के, वो भी यहाँ पर भाजपा के जो पार्षद हुई वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मुख्यमंत्री नायब सैनी मंच पर मौजूद है और सभी जितने पार्षद थे और जो मेयर की जो उम्मीदवार थी वो भी यहाँ पर पहुंची। उन्होंने सबने यहाँ मंच पर पहुंचकर नायब सैनी का उनका स्वागत किया। इसके अलावा अगर हम मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें तो उन्होंने बताया है कि जो आने वाले जो निकाय चुनाव है कहीं ना कहीं उसमें जो जीत होगी वो भी भाजपा की होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं वो कहीं ना कहीं जीत का सहरा बांध कर ही वापस आएंगे। बिल्कुल वीना, साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे जिस कार्यक्रम का यहाँ पर लगातार जिक्र हो रहा है कि नायब सिंह सैनी पहुंचे, उस कार्यक्रम के विषय में भी अगर बताएं तो। जी बिल्कुल मोनिका, जिस तरह से यहाँ पर रूपरेखा बनाई जा रही है, क्योंकि अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में तो बहुत बड़ी जो जीत है वो कहीं ना कहीं भाजपा का कहना है कि वो हासिल करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी हर जिले में जाकर खुद जितने भी पार्षद जो उम्मीदवार हैं उनसे मिल गए हैं, चाहे वो मेयर के जो उम्मीदवार है या दूसरे पार्षद हैं, सब जगह उनका यही कहना है कि भाजपा बड़ी जीत के जो बड़े मार्जिन के साथ अपनी जीत का पूरे हरियाणा जिले में हरियाणा राज्य में हासिल करेंगे। चलिए, शुक्रिया वीना तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पंजाब में शुरू हुई डिपोट पॉलिटिक्स। पंजाब सरकार ने ऐतराज जताया है, कड़ा ऐतराज जताया है। सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान आया है। पंजाब को बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है। अमृतसर को डिपोटेशन केंद्र बनाया जा रहा है, विमानों को हिंडन एयरपोर्ट उतारा जाए, ये कहा गया है भगवंत मान की तरफ से। कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। अमेरिका से डिपोर्ट होकर अमृतसर आ रही 2 फ्लाइट्स को लेकर
पंजाब सरकार ने कड़ा एतराज जाहिर किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। डिपोर्ट होकर आने वाली फ्लाइट्स केंद्र सरकार अमृतसर क्यों उतार रही है? अमृतसर जैसे पवित्र शहर को डिपोर्टेशन केंद्र क्यों बनाया जा रहा है? यूएस से आ रहे विमान को हिंडन एयरपोर्ट पर उतारा जाए। तो डिपोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है पंजाब में। भगवंत मान ने जिस तरह से ऐतराज जाहिर किया है, देखिए जिस तरह से ये भारतीय वापस आ रहे हैं अमेरिका से, जिन्हें वापस भेजा जा रहा है, इनमें बड़ी तादाद में वो लोग भी शामिल हैं जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और हरियाणा से भी ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में अमृतसर इन्हें उतारा जा रहा है। हालांकि ये कहना है भगवंत मान का कि हिंडन एयरपोर्ट पर इन्हें उतारा जाए। पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, पंजाब को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश की जा रही है। डिपोर्टेशन केंद्र अमृतसर को बनाया जा रहा है, जबकि अमृतसर गोल्डन टेम्पल के लिए जाना जाता है, पवित्र शहर है। ऐसे में सरकार की नीयत को लेकर, केंद्र सरकार की नीयत को लेकर सवाल यहां पर भगवंत मान ने खड़े किए। अमृतसर नज़दीक पड़ता है इसीलिए जा रहे, तो फिर जब हम अमेरिका के लिए फ़्लाइट शुरू करने के बारे में बोलते हैं तब भी तो नज़दीक पड़ता है ना। तो यहाँ से अमेरिका के लिए फ़्लाइट शुरू करवा दें बीजेपी वाले, 8-10 घंटे का हमारा दिल्ली का रास्ता कम हो जाएगा। और फिर ऊपर जहाँ दिल्ली से दूर पड़ता है फिर इधर जाते हैं। तो ये अगर नज़दीक पड़ता है तो यहाँ से अमेरिका के लिए, कनेडा के लिए फ़्लाइट क्यों नहीं शुरू करवाते? ये कोई तर्क है कि अमृतसर नज़दीक पड़ता है? क्या ट्रंप ने 35 मिनट का और तेल नहीं डाला उसमें? 35 मिनट है दिल्ली यहाँ से। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਰਸੋਂ ਟਰੰਪ ਕੋਲੇ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰ ਜਾਂਦੇ? तो देखिए अमेरिका से डिपोर्ट भारतीय अवैध प्रवासी, अमेरिका से फिर 119 भारतीय डिपोर्ट किए गए। अमेरिकी सेना के 2 विमान आएंगे भारत और दोनों विमान पहले अमृतसर लॉन्च करेंगे। 119 लोगों में से 67 लोग पंजाबी हैं। दूसरी फ्लाइट में हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं, गुजरात के 8 लोग हैं, उत्तर प्रदेश के 3 हैं, गोवा के 2 लोग भी शामिल हैं। और अब यहाँ पर कहा जा रहा है भगवंत मान की तरफ से कि आखिर अमृतसर ही क्यों चूज किया गया है? पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। 119 भारतीय डिपोर्ट करें तो क्या अमृतसर डिपोर्टेशन सेंटर है? ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। 67 लोग पंजाबी हैं और दूसरी फ्लाइट में हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं। इस बीच देखिए एक बार फिर से बता दें कि अमेरिका से 119 भारतीय लाए गए हैं जो कि अमेरिका में इलीगल तरीके से प्रवास कर रहे थे, जिन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया गया अमेरिका की तरफ से। दोनों विमान पहले अमृतसर लॉन्च करेंगे। ऐसे में भगवंत मान की तरफ से सवाल उठाए गए कि क्या ये लोग दिल्ली नहीं जा सकते थे? हिंडन एयरबेस पर इन्हें उतारने का फैसला केंद्र सरकार क्यों नहीं ले रही? क्या फ्यूल इतना जो है फ्लाइट में अवेलेबल नहीं कि दिल्ली तक या आगे और जा पाए? वो तमाम तरह के तर्क देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ 35 मिनट और लगते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं, फिर भी जानबूझकर यहाँ पर ही लैंड करवाया जा रहा है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए गीतांशु सेजवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीतांशु, 119 लोगों में से 67 पंजाबी हैं, दूसरी फ्लाइट में हरियाणा के 33 लोग हैं। ऐसे में ये कहना कि अमृतसर इन्हें क्यों उतारा जा रहा है और कहीं ना कहीं पंजाब को बदनाम करने की साजिश है, क्या ये तर्क हैं? इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, जिस तरीके से पूरा सिनेरियो सामने आ रहा है, कल बीते दिन जो है 33 पंजाबी के साथ विमान उतरा था। आज जो है 67 पंजाबी हैं और अगले दिन यानी कि कल जो फ्लाइट उतरेगी उसमें भी 31 पंजाबी होने का जो है सूचना प्राप्त हुई है पंजाब सरकार को। तो कहीं ना कहीं पंजाबियों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है और उस वक्त यह बात करना कि पंजाब ही क्यों चुना गया, यह एक तर्क तो बनता है, क्योंकि पंजाब को चुना जाना कहीं ना कहीं पंजाब को बदनाम करने की एक साजिश है। यह कहना है भगवंत मान का, जो कि आज अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है और इस पूरे मामले में उन्होंने यह कहा है कि वह अपने पंजाबी लोगों के साथ हैं और वहाँ पर पंजाब ही नहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और भी कई शहरों के लोग हैं जिनको पूरी सुविधाएं प्राप्त होंगी और वहाँ पर रहने खाने का पूरा इंतजाम होगा जब तक वह अपने घर नहीं पहुँच जाते।
तो कहीं ना कहीं पंजाब उनका पूरा ख्याल रख रहा है, मगर सेंट्रल सरकार को भी चाहिए कि पंजाब को ना बदनाम करे, और ये जो साजिश है पंजाब को बदनाम कर पंजाब में अपनी सरकार बनाने की, ये मंसूबे कहीं ना कहीं उनके कामयाब नहीं होते दिख रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि बीजेपी सरकार किस तरीके से पंजाब को बदनाम करने की साजिश कर रही है। जी बिल्कुल गीतांशु, मैं यही आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये भगवंत मान की तरफ से कहा जा रहा है, इसके क्या कुछ मायने हम निकाल सकते हैं? क्या इसके पीछे का स्टेटमेंट है, जो अंडरलाइन स्टेटमेंट है, जो शायद नहीं देख पा रहे, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि पंजाब को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। क्या इसके ये मायने निकालें कि पंजाब में रोजगार की कमी है और इसीलिए लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, या फिर ज़्यादातर लोग पंजाब के ही जो हैं वो बाहर जा रहे हैं प्रवास के लिए? देखिए, बात तो पॉलिटिकली अगर करें, पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इस पर हावी होती नजर आ रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर कोई इस पर तंज कस रहा है, मगर बीजेपी इस बारे में अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इसके पीछे आखिर क्या माजरा है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर पॉलिटिक्स अगर यह कहती है कि पंजाब को बदनाम कर पंजाब पर बीजेपी अपना हावी होना चाहती है और यहाँ पर आने वाले इलेक्शंस में अपनी सरकार बनाने की कोशिश करना चाहती है, और इस मुद्दे को बुलाना चाहती है कि किस तरीके से मान सरकार और कांग्रेस के राज में यहाँ पर कुछ भी जो है युवाओं के लिए नहीं था, ना ही रोजगार था, ना ही उनके जो रोजगार के एम्पावरमेंट्स के कुछ फैसले सरकार द्वारा किए गए। तो बीजेपी आती है तो बहुत कुछ कर सकती है, तो इस तरीके के जो एजेंडे हैं वह चलाए जा सकते हैं, मगर पॉलिटिकली तो यही नजर आता है। और हालांकि इसके ऊपर सिक्योरिटी रीजंस हैं या क्या रीजंस है, क्योंकि अमेरिकी जो विमान है काफी हद तक पंजाब में ही उतर रहा है, अमृतसर एयरपोर्ट ही उन्हें चुना गया है और परमिशन की यहीं की दी गई है, तो कुछ ना कुछ मायने इसके जरूर है। वो तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि किस तरीके के मायने वह सोचकर जो है पंजाब में इसको चुना गया है और किस तरीके से यहाँ पर पूरा सिनेरियो बना के रखा हुआ है। जी गीतांशु, ये भी जानना चाहेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई पलटवार आया है? क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया इसे लेकर, या फिर केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अगर इस पर आई हो तो? फिलहाल देखिए, जिस तरीके से पूरी जानकारी मिल पा रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है पंजाब की, वही इस पर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं निशाना बनाती हुई नजर आ रही है, मगर केंद्र सरकार या उनके कोई मंत्री की तरफ से इस तरीके का कोई भी बयान नहीं आ पाया है कि जिससे साफ हो सके कि यह इसके ऊपर मंशा क्या है, अमृतसर को ही क्यों चुना गया है, या वह पॉलिटिकली इस पर प्रेशर डालना चाहते हैं, तो आखिर माजरा क्या है। तो अगर कोई बयान आता है या किसी भी पार्टी की तरफ से या स्पोक्स पर्सन की तरफ से कोई बयान आता है, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी गीतांशु, आपको लगता है कि अमृतसर के जो लोग हैं उन्हें इस बात से दिक्कत होगी, या फिर वो तमाम जो पंजाबी लोग हैं या फिर दूसरे भी लोग हैं जिन्हें यहाँ पर उतारा जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, अमृतसर इस जगह को चुना गया, क्या उन लोगों को भी इसमें कोई दिक्कत नजर आती है? देखिए, कहीं ना कहीं 150 लोगों की जो है लिस्ट पूरी हो चुकी है, जो आज और कल उतरने हैं उनको मिला के, तो कहीं ना कहीं उनके परिवारों में इस वक्त गम का और पूरे डर का माहौल है कि किस तरीके से उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च के अपने युवाओं को, अपने बच्चों को जो है विदेश धरती पर भेजा था बेहतर भविष्य के लिए, और अब उन्हें डर है कि कर्ज कैसे उतारना है, और जो पैसा गया है, हालांकि उनके बच्चे जो है सही सलामत उनके पास वापस आ रहे हैं, मगर जो कर्जा है वह किस तरीके से उतरेगा और आने वाला उनका भविष्य किस तरीके का होगा। अब उनकी पूरी फैमिली जो है डर में है। पहले बच्चे के ऊपर दबाव था कि वह पैसा कमा के वहां से भेजेगा, मगर कहीं ना कहीं अब पूरा परिवार जो है इसमें सम्मिलित हो चुका है और कहीं ना कहीं कर्जे के तले दबा हुआ है। जी, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में यही डर है कि सरकार तो खैर अगर करती तो वह इस कदम को नहीं उठाते, मगर जो उन्होंने अब कदम उठाया है कि उनके बच्चे डिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो आगे उन्हें क्या करना है वो इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। चलिए, शुक्रिया गीतांशु सेजवाल आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंजीत शर्मा ने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए नौजवानों के मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि नौजवानों को गलत तरीके के साथ विदेश भेजने वाले एजेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। हथकड़ियां ला के अमृतसर एयरपोर्ट से छड्डिया गया। जिद्दां मैं कहना किसी ने बहुत वड्डे गुनाह किए होण, बहुत वड्डे कोई कतल किए होण, बहुत वड्डे कोई आतंकवादी होण, उन्होंने भी इदां काल कोठियां दे विच रख के इदां नहीं किया जाता। तहसीन साहब मैं सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके नाल इत्थे लिआंदा गया हिंदुस्तान, ठीक है भी 2 नंबर च गए, हिंदुस्तान दी अंबैसी नाल उन्हां दा भी फर्ज बनता सी संपर्क करना भी तुहाडे बच्चे आए ने 2 नंबर च आए ने, तुसीं इन्हां दी तहकीकात करो, की इन्हां दा पिछोकड़ की है, की गलबात है इन्हां दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
की मां ने दरबार साहिब में मत्था टेका है। दरअसल सचखंड श्री दरबार साहिब में हर रोज लाखों श्रद्धालु आकर माथा टेकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मां हरपाल कौर आज सचखंड श्री दरबार साहिब में मत्था टेकने पहुंची और गुरबानी कीर्तन में शामिल हुई। साथ ही सभी की भलाई के लिए उन्होंने प्रार्थना भी की। निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। दोनों पार्टियां मेयर और पार्षद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई थी। हालांकि आज सुबह ही बीजेपी ने गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम चुनाव के लिए पार्षदों की सूची जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी भी लिस्ट जारी नहीं किया है। इससे पहले 14 फरवरी को बीजेपी ने 9 नगर निगमों के लिए मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। बीजेपी ने एक्स पर पार्षदों की सूची जारी की है। पार्टी ने इन उम्मीदवारों पर अपना दांव खेला है। एक्स पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए बीजेपी ने लिखा है कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी से विचार विमर्श कर प्रदेश चुनाव समिति ने हरियाणा में होने वाले फरीदाबाद नगर निगम चुनाव 2025 के लिए वार्ड पार्षद प्रत्याशी के लिए निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति दी है। हरियाणा के अंबाला में मेयर पद के चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार शैलजा सचदेवा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल, कालका से विधायक और अंबाला की पूर्व मेयर शक्ति रानी शर्मा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रही बंतो कटारिया भी मौजूद रही। बीजेपी प्रत्याशी शैलजा सचदेवा के नामांकन के बाद अनिल विज ने कहा कि कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। इस दौरान अनिल विज ने बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि शैलजा सचदेवा रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगी। पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो हमारा कैंडिडेट है शैलजा जी, वो बहुत ही भारी बहुमत से जीत के आएंगे यहाँ पर और हम दोबारा से अपनी जो छोटी सरकार है उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए। आज नॉमिनेशन किया है, 12 तारीख को भारी मतों से जीतकर आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे और मेयर पद की गरिमा को बढ़ाएंगे। आज नॉमिनेशन किया है, 12 तारीख को भारी मतों से जीतकर आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे और मेयर पद की गरिमा को बढ़ाएंगे। शैलजा सचदेवा जी जो पार्टी के बहुत ही पुराना परिवार, जड़ से जुड़ा हुआ, विचार से जुड़ा हुआ, ऐसे परिवार के आज टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी का मेयर का गया है और सभी जिले का, प्रदेश का वरिष्ठ जो नेतृत्व है, आदरणीय अमित साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे पूर्व मेयर और अभी कालका की विधायिका शक्ति रानी जी, बंतो कटारिया जी, सभी मिलकर आज आदरणीय शैलजा जी को जीत की शुभकामनाएं देने के लिए और उनका जो है नामांकन भरवाने के लिए यहाँ उपस्थित आए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने थानेसर नगर परिषद के चुनाव को लेकर आज चेयरपर्सन समेत सभी 32 वार्ड्स के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों ने पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के निवास पर सुभाष सुधा से मुलाकात की और आगामी चुनाव को लेकर बातचीत की। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि सभी वार्ड्स के और चेयरपर्सन के चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे। इस कड़ी में आज बीजेपी ने चेयरपर्सन समेत सभी वार्ड्स के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ये चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। साथ ही कहा कि 17 फरवरी को सभी उम्मीदवारों के नामांकन भरे जाएंगे। तो 17 फरवरी को तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। नगर परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और 32 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इन चुनावों में, नगर परिषद चुनावों में बीजेपी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। तो जाहिर है विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जहां पर पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी, वो जीत जिसकी उम्मीद नहीं थी और तीसरी बार हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। ऐसे में हौसले काफ़ी बुलंद हैं पार्टी के और नगर परिषद चुनावों के लिए भी पार्टी ने कमर कस ली है। अपने प्रत्याशियों को चुना है और उनकी सूची सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दी है और उम्मीद जाहिर की है कि उन्हें बड़ी जीत हासिल होगी, जनता का समर्थन हासिल होगा। 17 फरवरी को तमाम जो उम्मीदवार हैं वो पर्चा दाखिल कर देंगे, नॉमिनेशन अपना फाइल कर देंगे। पूरे देश के अंदर हम जिस प्रकार से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज पूरे प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी रही और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो कहा है वो करके दिखाया। किस प्रकार से हमने कहा कि हम नौकरियाँ मेरिट पे देंगे तो मेरिट पे देने का काम किया। इसी तरह से हमने कहा सबका साथ सबका विकास लेकर हमने जिस प्रकार से कार्य किया।
ये बहुत बड़ी हमने इसमें उपलब्धियाँ करी। और आज तीसरी सरकार हम जो होती है, ये होती है नगर पालिकाओं, नगर परिषदों की और कॉरपोरेशन की। तीसरी सरकार भी हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनाने जा रहे हैं। और पहला भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम इलेक्शन जो है अपने सिंबल पे लड़ेंगे। आज हम चेयरमैन का इलेक्शन भी और टोटल पार्षदों का इलेक्शन भी हम सिंबल पे लड़ने जा रहे हैं। हरियाणा के जींद में जुलाना नगर पालिका चेयरमैन के लिए बीजेपी ने डॉक्टर संजय को टिकट दिया है। डॉक्टर संजय पेशे से डॉक्टर हैं और डॉक्टर संजय शुरुआत से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं। बीजेपी ने नए चेहरे को टिकट देकर सभी नेताओं को चुप करा दिया है। दूसरी तरफ जुलाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट हैं, लेकिन जुलाना के शहरी इलाके में बीजेपी मजबूत की है। ऐसे में अब नगर निकाय चुनाव में विनेश फोगाट के सामने भी बड़ी चुनौती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नारकंडा समेत समूचे क्षेत्र में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। यहां जिस सुबह से लगातार भारी बर्फबारी के चलते NH5 पर बर्फ जमा होने की वजह से सड़कें जाम हो गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और यातायात को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए प्रशासन की कोशिश लगातार जारी है। इसमें कल 14 फरवरी को पूरे कोई भी बारिश या बर्फबारी दर्ज नहीं की गई है। मौसम मुख्यतः हमारा खुला रहा है, धूप खिल रही है पूरे दिन के टाइम पे, लेकिन आज रात से ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। वहीं पे ऊंचाई वाले इलाके और मध्यवर्ती इलाकों में खास करके जो स्पीति है, किन्नौर जिला है, शिमला, कुल्लू, इन सब जिलों के ऊंचाई वाले स्थानों पे रुक रुक कर हल्की बर्फबारी का दौर एक आधे स्थानों पे देखा गया है। ये बर्फबारी का दौर इन सभी क्षेत्रों में आज रात तक हमें लगातार मिलता रहेगा। वहीं पे उसके अलावा निचले जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे हल्के स्तर की बारिश भी दर्ज की गई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में आज जो दिन के तापमान है उसमें 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट जो है अनेक स्थानों पर दर्ज की गई है। सर्दी लगातार बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कल 16 फरवरी से एक बार वापस से जो है मौसम हमारा क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।